बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ दिस इज़ फॉर द 8th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और लास्ट टाइम हमने जब सिग्मा और पाई बॉन्ड और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को डिस्कस किया था तो हमने आपसे कहा था कि अब हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल है और एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल है, जिसमें से हम पहले वाले पर फोकस कर रहे हैं, विच इज़ दी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, which is based on a very important concept of hybridization. So we would like to first explain the idea of hybridization and then we'll proceed. तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है वहाँ से बात बनाते हुए देखते हैं कि जब हमने ये बात तय कर ली कि एटम्स के ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं और उससे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम अगर मॉलिक्यूल्स के शेप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है आखिर ये जो भी आइडिया है हाइब्रिडाइजेशन, ये आया ही क्यों, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल फॉर द शेप ऑफ मीथेन। बहुत ही सिंपल छोटा सा मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला CH4 है। मैं इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करके सिंपल लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ज़रिए और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक पढ़े हैं उसके ज़रिए कोशिश करते हैं कि हम ये समझें कि मीथेन के मॉलिक्यूल का शेप कैसा, क्यों और क्या होगा। और अगर वो वैसा ही निकला तो ऑब्वियसली फिर तो हमें किसी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हमें शायद हाइब्रिडाइजेशन और उस तरह की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। तो लेट्स सी। पहली बात, जब आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो फिर मैं याद दिला दूं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम हो उस पर हमारा काम नहीं है, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स का शेप लीनियर होता है, उधर कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हम जिन मॉलिक्यूल्स की शेप की बात कर रहे हैं उनमें कम से कम 3 या उससे ज़्यादा एटम्स होंगे, जैसा हमने पहले भी बताया था। और इस वक्त जो मॉलिक्यूल सामने लिखा है इसमें टोटल 5 एटम है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। और हम ये जानना चाहते हैं हाउ दीज 5 एटम्स अरेंज देमसेल्फ इन ए मीथेन मॉलिक्यूल एंड वाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है और क्यों है। सो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का शेप पढ़ने जाते हैं हमारी पहली टास्क होती है कि हम उसमें सेंट्रल एटम ढूंढें, और उस सेंट्रल एटम की बेस पर ही सारा स्ट्रक्चर होगा, यानी ये सारा स्ट्रक्चर इस सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है। तो सेंट्रल एटम क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एटम सेंट्रल है। आसान निशानी ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर वो ये है कि मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट का सिर्फ एक एटम हो वो सेंट्रल एटम है। इस वक्त आप देखिए इस मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और कार्बन का 1। तो मैंने कहा जिसका एक एटम हो वो सेंट्रल एटम है, तो इसका मतलब यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है। ये है निशानी जो कहीं कहीं फ्लॉप भी हो जाती है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेंट्रल एटम वो है जिसकी वैलेंसी मॉलिक्यूल के बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हो, या जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाए। तो अब हमें ये अंदाज़ा होगा, डॉट क्रॉस मॉडल इससे पहले लिखा था, उस वक्त भी बताया था, आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसका डॉट क्रॉस मॉडल बनाएं तो उसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। और हमारे सिलेबस में गिनती के चंद एलिमेंट हैं, आपको उनकी बातें सुनकर उनकी वैलेंसी वैसे याद हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा वो सेंट्रल एटम, जिसके एटम्स की तादाद सिर्फ एक, ये एक निशानी है, वो सेंट्रल एटम। तो अब मीथेन का सेंट्रल एटम है कार्बन। तो हम कार्बन की मदद से मीथेन के शेप को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी वैलेंसी जो मैंने आपसे अभी ऐसे ही कह दिया 4 है, तो वो 4 है, ये हमें कैसे पता चली, अभी पता चल जाएगी। जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और इसमें इसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, इसका लास्ट ऑर्बिट ये है। 1s2 में फर्स्ट ऑर्बिट है और 2s2 और 2p2 दोनों सेकेंड ऑर्बिट के। तो ये लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2s में है, 2p में है, तो टोटल कितने हो गए, 4। अच्छा, हम इस बात को ऐसे शो करते हैं कि हम 2s के ऑर्बिटल को एक बॉक्स की सूरत में बनाएं और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें ऐसे पेयर करके दिखा दें। हुंड स्टूल में ऐसा काम किया था ना। अच्छा, अब 2p में आपको याद है 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py और pz। तो मैं 3 बॉक्स बना दूं और हुंड स्टूल के मुताबिक अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं
तो ये उस वक्त तक पेयर नहीं बनाते जब तक तमाम खाली ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन असल में अपने आप को इस तरह रखेंगे कि एक डब्बे में एक और एक डब्बे में एक, अभी भी एक डब्बा खाली है। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ हमने उसके लास्ट ऑर्बिट की सिचुएशन को बॉक्स मॉडल में बता दिया। इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि सर होल्ड ऑन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इनमें से एक जगह पे तो पेयर बना हुआ है और 2 जगहों पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और आपने अभी अभी कहा कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो उसकी वैलेंसी है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं, मगर 2 ने तो पेयर बना लिया है, वो तो वैलेंसी में नहीं जाएंगे। वैलेंसी में वो जाएंगे जो पेयर नहीं बना सके। वो कितने हैं? 2। तो कार्बन की तो वैलेंसी 2 हो गई और आपने अभी अभी कहा ही तो 4 होती है। ये क्या गड़बड़ है? हमने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अब आप याद रखेंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, जो किसी भी एटम में नॉर्मली होती है। और जब वो एटम किसी से बॉन्ड बनाता है, यानी अपनी वैलेंसी को इस्तेमाल करने का वक्त आता है, तो वो एक्साइटेड हालत में होता है और हम उसके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनकर उसकी वैलेंसी का जो अंदाज़ा लगाते हैं वो एक्साइटेड हालत में लगाते हैं। और ये कौन सी हालत है? ग्राउंड स्टेट। तो अब एक्साइटेड हालत क्या होती है? एक्साइटेड हालत में और ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ उस सूरत में फ़र्क आता है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ग्राउंड स्टेट में किसी एटम के p ऑर्बिटल में कोई ऑर्बिटल खाली हो, जैसा कि इसमें है, तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर p में कोई ऑर्बिटल खाली है तो ये जो s में पेयर बना हुआ है इसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। इसका मतलब है नॉर्मल हालत में हम हुंड्स रूल सिर्फ p ऑर्बिटल पे लगाते हैं कि p में उस वक्त तक पेयर नहीं बनेगा जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। लेकिन एक्साइटेड हालत में हम ये रूल पूरे लास्ट ऑर्बिट पे लगा देते हैं कि s ऑर्बिटल भी उस वक्त तक पेयर नहीं बनाएगा जब तक p के तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। और चूंकि ऐसा नहीं हुआ, s का ऑर्बिटल पेयर बनाए हुए है और p में एक ऑर्बिटल खाली था, इसलिए अब क्या होगा? s का एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2s1 और p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2p3। ये कार्बन की एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन है जिसके मुताबिक अब s में एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं s के डब्बे में एक बनाऊंगा। p में जो 3 बॉक्सेस थे px, py, pz, 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक है। तो इस तरह अब कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों अनपेयर्ड हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। और अब याद रहेगा, हम मॉलिक्यूल्स के शेप समझाने आ गए हैं, तो अब जब भी हम किसी भी सेंट्रल एटम को लेकर उसके मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, उसके शेप को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड वाली लेंगे। लिखते वक्त बेशक पहले नॉर्मल लिखकर दिखाएंगे और फिर एक्साइटेड बना लेंगे, लेकिन हमें जो बॉन्डिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करनी है वो एक्साइटेड वाली करनी है। तो अब कार्बन की नॉर्मल और एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गई। अब एक इम्तिहान की वाली बात भी सुन लीजिए। ये सारी कहानी आपको सुना रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन समझाने का इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना। अब कोई इम्तिहान में आपसे ये तो नहीं कहेगा ना हाइब्रिडाइजेशन समझाइए, तो आपको तो लगेगा फालतू चीज़ पढ़ा रहे हैं, बताओ जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जान छुड़ाओ। तो अब इम्तिहान वालों ने इसमें भी हमारी लिस्ट भी क्या रख दी है, कई दफ़ा 2 मार्क्स का एक सवाल इम्तिहान में आया है कि गिव दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विद एट ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एट एक्साइटेड स्टेट। तो ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी। तो आपके लिए ये बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में इस तरह से डब्बे बनाकर भी शो करें, कॉन्फ़िगरेशन को कर दें तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वरना मेन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ यही है 1s2 2 ग्राउंड स्टेट और 1s2 2s1 2p3 ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट। तो बहरहाल अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो ये चारों वैलेंसी में आ गया और चारों शेयरिंग करके अपने आप को शेयर्ड पेयर में कन्वर्ट करेंगे। किससे शेयरिंग करेंगे? हाइड्रोजन से। देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर पेयर बनाएंगे। एक हाइड्रोजन इस वाले ऑर्बिटल से, एक इस वाले ऑर्बिटल से और एक इस वाले। तो इस तरह कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैंने इस तरह कार्बन को बीच में और 4 हाइड्रोजन्स को आसपास शो कर दिया कि देखिए इस तरह 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। आपको याद है हमने आपसे कहा था जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उसकी ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, और ओवरलैपिंग
किसकी स्ट्रॉन्ग है और किसकी वीक, इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल कौन से हैं। तो अब ज़रा हिसाब लगाइए। हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब है अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग दिस वन, तो यहाँ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ने कार्बन के भी s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग की है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ss ओवरलैपिंग से बना है। तो इन चारों में से कोई एक होगा, से मैं इसको अपनी तरफ से बना देता हूँ, ये वाला बॉन्ड बन गया ss ओवरलैपिंग से। जबकि इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में हाइड्रोजन की तरफ से s ऑर्बिटल है और कार्बन की तरफ से p ऑर्बिटल है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp। तो यहाँ भी sp ओवरलैपिंग, यहाँ भी sp ओवरलैपिंग और यहाँ भी sp ओवरलैपिंग। हमने जो बात आपको लास्ट बताई उसके मुताबिक ss ओवरलैपिंग निस्बतन वीक होती है और sp ओवरलैपिंग उसके मुकाबले में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मीथेन के चारों बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हैं वो एक जैसी स्ट्रेंथ के नहीं हैं। इसमें से जो बॉन्ड s और s ओवरलैपिंग से बना है वो निस्बतन वीक होगा और जो s और p ओवरलैपिंग से बने हैं वो डेफिनेटली उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये बात भी हम पहले बता चुके हैं, जो वीक बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसका मतलब है आप ये कहेंगे कि एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो कार्बन से ज़रा दूर होगा, यानी उसमें और कार्बन में ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इसीलिए वो बॉन्ड वीक होगा और वो ss ओवरलैपिंग का है। बाकी तीनों हाइड्रोजन्स का कार्बन के साथ डिस्टेंस ज़रा कम होगा और वो सेम होगा क्योंकि वो sp ओवरलैपिंग से बने। अब ये आइडिया जब हमने सारी एक्सप्लेनेशन इसी तरह जैसे मैंने आपको बताई तो सारा मसला ये था कि ना कार्बन के एटम को ना हाइड्रोजन के एटम को कोई हम देख सकते हैं ना हमने देखा है। तो अब कौन ये बात साबित करता फिरेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। मीथेन का मॉलिक्यूल कोई नज़र थोड़ी आता है कि हम बैठकर फीता लेके नाप लेंगे कि ये हाइड्रोजन चारों कार्बन से कितने डिस्टेंस पर हैं और एक करीब है और एक दूर है। ये सब कैसे मालूम होगा? ये तो आपने एक थ्योरी हमें बताई जो जहन मानता है कि हाँ होना तो ऐसी चाहिए, लेकिन हाउ कैन वी कन्फर्म कि ये सही है या गलत? नो वे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक थ्योरेटिकल आइडिया था, प्रपोज हुआ, लोगों ने सुना और मान लिया। उनका जब तक हमें कोई ठोस बात ना मिल सके इसको रिजेक्ट करने की, वाई शुड वी से दैट। तो ये ऐसे ही चलता रहा। फिर होना ये हुआ तकरीबन कोई 1940s के आसपास हमने एक टेक्निक डिस्कवर की जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब तो हम सब ने चैप्टर नंबर 9 फिज़िक्स का जो है नेचर ऑफ लाइट वाला वो भी पढ़ लिया होगा, तो उसमें ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का टॉपिक और ब्रेग्स लॉ ये सब पढ़े होंगे। तो अभी मेरा इशू ना वो है और ना मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो एक्सरेज़ की मदद से हमने ये काम किया, ये मैंने आपको एटॉमिक साइज़ में भी बताया था कि अगर मीथेन के मॉलिक्यूल में से एक्सरे गुजारी जाए तो बीच में कार्बन का एटम है और आसपास 4 हाइड्रोजन के। तो एक्सरे कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो गैप है उसमें से गुजरती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है और उससे कैलकुलेशन करके हमें ये पता चल जाता है कि जिन दो एटम्स के बीच में से एक्सरे गुजरी है वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं। मुख्तसर बात, एक्सरे डिफ्रैक्शन का तरीका बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने मीथेन के मॉलिक्यूल का एनालिसिस किया और उसके बॉन्ड लेंथ निकाले, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकालने की कोशिश की। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 3 बॉन्ड्स की डिस्टेंस एक जैसे हैं और एक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये आ जाता, ये थ्योरी कंफर्म हो जाती, बल्ले बल्ले हो जाती हमारी। लेकिन जो आंसर आया वो इंतहाई हैरत अंगेज़ था, हमारे होश उड़ा दी उसने। आंसर ये आया कि जब हमने मीथेन में से एक्सरे गुजारी है तो कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन चारों का बॉन्ड डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, यानी ये चारों हाइड्रोजन इस कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। चारों का हाइड्रोजन कार्बन के न्यूक्लियस से एक जैसा डिस्टेंस है और इसका क्या मतलब हुआ, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे हैं, स्ट्रेंथ के एतबार से एक जैसे हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब ये चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग सेम हो। गोया ये रिज़ल्ट आपको ये बता रहा है कि जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की तो चारों हाइड्रोजन्स के जिन ऑर्बिटल्स ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है वो सब एक जैसे हैं। हमने कहा देखिए हाइड्रोजन के तो चारों के पास s ऑर्बिटल है, वो तो हमें पता है, लेकिन कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में एक जैसे ऑर्बिटल थोड़ी हैं। उसके पास जो 4 ऑर्बिटल हैं उसमें से एक ऑर्बिटल s है और बाकी के 3 p हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये एक जैसे हैं? उनका हमें नहीं पता।
हमारा आंसर ये बता रहा है कि मीथेन में कार्बन के 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग की है, इसलिए चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल इस तरह थे कि 3 p थे और 1 s थे, यानी 2 अलग अलग कैटेगरीज़ के थे। लेकिन बॉन्ड बनाने के प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए हैं, तभी जो बॉन्ड बना है वो एक जैसे बॉन्ड बने हैं। इसका मतलब है कि साइंसदानों को एक इशारा मिला है कि समथिंग इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी तब्दीली आती है। देखा जाए तो ये थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वालों की बात सपोर्ट हो रही है। उन्होंने कहा था जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो अपने पुराने ऑर्बिटल ख़त्म कर देते हैं और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये बात जो आई सामने, इससे इसका इशारा तो मिल रहा है, लेकिन हमने इस बात को आधा माना आधा नहीं माना। हमने कहा यूँ कहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के प्रोसेस के दौरान अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं, लेकिन रहते एटॉमिक ऑर्बिटल ही। तो अब वो क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है एक मीथेन की एग्जाम्पल से तो हम बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकते। हमने बिल्कुल इसी तरह कुछ और मॉलिक्यूल्स लिए, उनका सेंट्रल एटम देखा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसकी बॉन्डिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। हर एक में हमें इसी तरह का एरर मिला कि बॉन्ड बनाने से पहले हर एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप और एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो एटम हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल हैं। d और f तो है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन होता उनमें भी यही है। तो अगर मैं s और p के हवाले से बात करूं तो हर एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में आप कहेंगे 1 s और 3 p ऑर्बिटल है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो p ऑर्बिटल होते ही नहीं है। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद हमने हर मॉलिक्यूल में देखा कि उनमें जो लास्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल हैं वो सारे एक जैसे हो गए, यानी उनमें s और p का फ़र्क ख़त्म हो गया। अरे ये क्यों हो गया? इसी फिनोमेने का नाम हमने रखा हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस बात को इस तरह से, जैसे हमने आपसे अक्सर कहा है, साइंस का तरीका ही यही है कि हम एक फिनोमेना ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन की को समझाने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फ़र्ज़ी थ्योरी बनाते हैं कहते हैं, और फिर अपने हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो हमारा हाइपोथेसिस लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी यही होगा। हमने देखा कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनाने से पहले उनके सेंट्रल एटम के अंदर हमें मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्बिटल्स का सबूत मिलता है, लेकिन बॉन्ड के बाद वो सारे ऑर्बिटल एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है जिस दौरान में बॉन्ड बना है उस दौरान में उन ऑर्बिटल्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील करके कुछ नए अंदाज के ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। हमें अब ये सोचना है ऐसा क्यों हुआ। हमने इसके ऊपर मैथ्स भी लगाई, कॉन्सेप्ट्स भी लगाए, और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि देखिए कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो 4 ऑर्बिटल थे, 1 s और 3 p, वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इसी असना में 4 हाइड्रोजन के एटम उनके करीब आए। अब कार्बन के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, जिसके नतीजे में कार्बन के ऑर्बिटल्स ने अपने आप को एक तरह से रीऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने अपनी जगहें बदली, अपने शेप्स बदले, ताकि वो नई सिचुएशन के मुताबिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकें। इसका मतलब उन्होंने अपने पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तब्दील करके कुछ नए किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बनाए, मॉलिक्यूलर नहीं बनाए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बनाए। ये प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में यूं कह दें कि मिक्स होकर पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म करके नए कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लें, हमने इसका नाम हाइब्रिडाइजेशन रखा। लफ्ज़ हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब है मिक्सिंग। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये पूरा लफ्ज़ है, इसका मतलब है ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बना, अब फिर गौर से सुनिएगा, क्योंकि ना हम इसकी सपोर्टिंग मैथ्स कर सकते हैं और ना ही हम इनके कॉन्सेप्ट्स पर इतनी लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ना हमें ज़रूरत है और ना वो इस स्टेज, इस लेवल पे हम समझ सकते हैं। हम आपको इस तरह बता रहे हैं कि लेट अस से, पहले इनकी पूरी बात सुनिए। इन्होंने ऑन दिस बेसिस कुछ हाइपोथेसिस बनाए, कुछ बातें फ़र्ज़ की, कहानी बनाई। उन्होंने कहा ऐसे शायद हुआ है तो हम हर मॉलिक्यूल का शेप समझा सकते हैं। तो हम पहले इनकी सुन लेते हैं, इन्होंने क्या सजेशन दिया है, और फिर हम उस सजेशन की हर बात की लॉजिक भी बताएंगे और उसे साबित करेंगे कि वो सही है। लेकिन पहले हमें पता तो चले ये कहना क्या चाहते हैं, फिर साबित करेंगे। तो सबसे पहली बात अब यहाँ पर आ गई, दी डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे ये पूरा नाम है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम मुख्तसर तौर पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं।
सो व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट shapes and energy to produce same number of orbitals with same shape and energy is called orbital hybridization. तो हमने यहाँ डेफिनेशन में कहा कि मिक्सिंग ऐसे ऑर्बिटल्स की जिनके शेप्स और एनर्जी डिफरेंट है, ताकि वो उतनी ही तादाद में ऐसे ऑर्बिटल बना सकें जिनके शेप और एनर्जी सेम हो। इसका मतलब है ये डिफरेंट शेप्स और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का उतनी ही तादाद में सेम शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होने का नाम है, जिसमें आप यूँ भी कह देते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी, इनको हम अनहाइब्रिडाइज कहते हैं, और फिर ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी को हम हाइब्रिडाइज कहते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बस इसमें ख़ास ख्याल क्या रखना है? इसमें ख़ास ख्याल ये रखना है कि ऑर्बिटल्स की तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में हिस्सा लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। बस फ़र्क ये होगा मिक्सिंग से पहले उनके शेप्स और एनर्जी में फ़र्क होगा, और मिक्सिंग के बाद वो बिल्कुल एक जैसी शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना लेंगे। अच्छा, अब इस आइडिया पर या इस डेफिनेशन पर हम में से किसी को कोई एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये तो फैक्ट हो गया, क्योंकि ये तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हमने जो कहानी आपको सुनाई उसके मुताबिक मीथेन में कार्बन बॉन्डिंग बनाने से पहले हमें पता है उसके लास्ट ऑर्बिट में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं और उनकी शेप्स और एनर्जी अलग होते हैं। लेकिन बॉन्डिंग के बाद उस एक्सरे एनालिसिस की वजह से हमें पता चल गया कि कार्बन के जिन ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की है हाइड्रोजन के साथ वो सारे एक जैसे शेप और एनर्जी के थे, तभी तो एक ही जैसे टाइप का बॉन्ड बना है। इसका मतलब है ये प्रोसेस तो हुआ है कि ऑर्बिटल्स ने अपने आप को डिफरेंट शेप से सेम शेप में कन्वर्ट किया है। अब सारा मसला ये है कि इसकी थ्योरेटिकल लॉजिक, रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये मिक्सिंग किन बेसिस पर होती है, इससे क्या होता है, कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं, इनकी क्या टाइप, क्या खूबियाँ। अब ये वो सारी बातें होंगी जो हम इसके साथ करेंगे। चूँकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वो एलिमेंट शामिल है जिनमें s और p ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पर बात करेंगे जिनमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हाइब्रिडाइजेशन d और f की भी होती है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हमारे स्कोप से बाहर है। तो अब s एक ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं जो इस खेल में इन्वॉल्व होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स इसी बुनियाद पर बनाई गई है कि एक वक्त में हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उससे क्या टाइप्स बनेंगी, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे अब। So, types of hybridization. This is on the basis of number of orbitals involved in mixing or hybridization. So there are 3 in our syllabus, and they are sp3 hybridization, sp2 hybridization, and sp hybridization. So as the name suggests, they will give you the idea how many orbitals are involved. sp3 का मतलब है वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, यानी कि एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो चारों ऑर्बिटल हैं सब के सब इन्वॉल्व हों। जैसा भी मीथेन की एग्जांपल हमने दी थी उसमें यही सिचुएशन थी। sp2 का मतलब है कि 2 p और एक s इन्वॉल्व हों। इसका मतलब है, क्योंकि ये बात तय है हर एलिमेंट में p ऑर्बिटल होते 3 ही हैं, तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो तीसरा p ऑर्बिटल होगा वो किसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो वजह भी हमें अच्छी तरह समझनी।
तो इसका मतलब sp3 में एक s और 3p, sp2 में एक s और 2p और sp में एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये तय है कि हर एलिमेंट में होते s ऑर्बिटल एक है लास्ट ऑर्बिट में और p 3 है। तो अब अगर कभी कोई sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब है उसमें जो 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, हमें उसकी कोई निशानी रखनी होगी कि कैसे पता चलेगा लेंगे या नहीं लेंगे, वो सब आगे की बातें। पहले इन तीनों को हम डिफाइन कर देते हैं। सो हेयर द फर्स्ट वन sp3, चूँकि इसमें नाम से पता चल रहा है कि 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक s और 3 p, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में को हम 4 ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? हियर इज द डेफिनेशन। देखिए जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, ये है मिक्सिंग ऑफ 1s और 3p ऑर्बिटल्स, तभी sp3 कहला रही है, यानी एक s और 3p। और दूसरी बात आपको ये भी याद आएगी कि मैंने आपसे कहा हमारा ताल्लुक सिर्फ उन एलिमेंट से रहेगा जिनके लास्ट ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल होते हैं। d और f वाले केसेस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब s और p होंगे तो हम सबको पता है s ऑर्बिटल एक ही होता है हर ऑर्बिट में, और p हमेशा 3 होते हैं, px py pz। टोटल बनते ही 4 हैं। इसका मतलब ये फुल लेंथ वाली हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सारे ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं। तो अब अगर एक s और 3p यानी टोटल 4 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 4 थे, बाद में भी 4 रहेंगे। फ़र्क ये है कि पहले वो s और px py pz थे, जिसमें px py pz तो शेप के लिहाज से एक जैसे हैं, मगर s उनसे डिफरेंट है, वो स्फेरिकल होता है, p डम्पेल होता है। तो दे हैव डिफरेंट शेप्स प्रीवियसली, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो 4 नए ऑर्बिटल बने वो इस लिहाज से नए कहला रहे हैं कि अब उन चारों का शेप और एनर्जी एक जैसी हो गई है। अब उनमें कोई s नहीं रहा, कोई p नहीं रहा, उन्होंने नई शक्लें बना ली हैं और नए शेप बनाए जो चारों के एक जैसे हैं। तो ये कहलाएंगे, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये नाम की वजह ये है कि इसमें 3p और एक s ने हिस्सा लिया। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, ये चारों चूँकि शक्ल और एनर्जी के एतबार से एक जैसे हैं तो चारों का नाम भी एक जैसा है। चारों कहलाएंगे sp3 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 sp3, क्योंकि चारों की बनाने में 3p और एक s का हिस्सा है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 25% s का हिस्सा है और 75% p का हिस्सा है। इस लिहाज से ये सारी बात लिखी गई कि मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस 4 hybridized ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड इट कंटेन्स 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। अब बड़ी अहम बात है, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि बॉन्डिंग करने के प्रोसेस के दौरान जब दूसरे एटम्स कार्बन के या किसी भी एटम के करीब आए तो उनके ऑर्बिटल्स ने sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन की है तो अब उनके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल आ गए हैं जो एनर्जी और शेप के एतबार से एक जैसे हैं। अब सोचिए ऑर्बिटल क्या चीज़ है? ऑर्बिटल उस इलाके का नाम है जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब जब मैं कह रहा हूँ शेप और एनर्जी, तो शेप तो उस इलाके का हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी। तो अब अगर मेरे पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर चारों इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी रखते हैं तो चारों एक दूसरे को एक जैसा धक्का मारेंगे, एक जैसी रिपल्जन देंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से दूर हटते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं एक ही कार्बन के आसपास या एक ही एटम के आसपास, नॉट नेसेसरी कार्बन, तो वो चारों अगर एक दूसरे को इक्वल रिपेल कर रहे हैं तो चारों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस से पता चलेगा सबकी रिपल्सन सेम है। अगर फ़र्ज़ कर लें 2 इलेक्ट्रॉन्स का के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है ये दोनों ज़्यादा रिपेल करते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ गए तो आप कहेंगे इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को कम रिपेल करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी दे मस्ट बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इसी बात की वजह से हमने ये जुमला कहा कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्बिटल बाद में बनते हैं वो एक जैसे शेप और एनर्जी के होते हैं, क्योंकि बाद में जो सिचुएशन आ रही है उसमें सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं और एक जैसी एनर्जी शो कर रहे हैं। तो अब हमें ये सोचना है ज्योमेट्रिकली कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जो शेप वो बनाएंगे 3 डायमेंशंस में ज्योमेट्री के लिहाज से वो कैसा होगा। शर्त क्या बता दी
एक सेंटर के गिर्द 4 ऑर्बिटल होंगे और वो चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो ज्योमेट्री कहती है 3 डायमेंशनल स्पेस में ये सिचुएशन अगर आए तो इसका मतलब लिया जाता है कि वो चारों टेट्राहीड्रल शेप बनाए। ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है टेट्राहीड्रल, क्योंकि इसमें चारों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल होता है और वो एक डिस्टेंस का एंगल कहलाता है 109.5। चारों के दरमियान एंगल सेम होता है और वो एंगल कहलाता है 109.5 और इस शेप को कहते हैं टेट्राहीड्रल। तो इस बिना पर हम इसका अगला जुमला यूँ लिखेंगे कि दीज ऑर्बिटल्स देन अरेंज्ड in tetrahedral geometry with angle 109.5 डिग्री। और जाहिर सी बात है इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ए 3 डायमेंशनल शेप। पेपर पर ऐसा शेप बनाना जो कि 3 डायमेंशनल हो इम्पॉसिबल होता है। तो हम ड्राइंग का इल्यूजन पैदा करके उससे करीब तरीन अप्रॉक्सीमेट शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये पूरे काम को मैं सिम्बोलिकली या डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये था S जो कि स्फेरिकल होता है। 3 p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से एक px है अलॉन्ग x एक्सिस, ऐसे बना दूँ। एक अलॉन्ग y एक्सिस, ऐसे बना दूँ py, और एक अलॉन्ग z एक्सिस, तो ऐसे बना दूँ। ये चारों मिले। अच्छा, अब हमने ये भी याद रखा है, अगर आप जहन में लाएं कि जब S और P में ओवरलैपिंग होती थी तो ओवरलैपिंग वाले केस में पढ़ा था कि इनके मिलने से जो ऑर्बिटल बनता है वो इस शेप का बनता है। एक तरफ की लूप बड़ी हो जाती है और एक तरफ की छोटी हो जाती है। तो S और P के मिलने से कॉम्बिनेशन जो है वो इस शेप का बनेगा, यानी एक लूप बड़ी हो जाएगी और एक लूप छोटी हो जाएगी। तो यही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की भी शक्ल है, यानी S और P के कॉम्बिनेशन से, चाहे वो sp3 हो, sp2 हो या sp हो, इनमें तो सिर्फ तादाद ही का फ़र्क है ना। तो मिल तो S और P ही रहे हैं। तो जो जनरलाइज शेप है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का वो इस तरह है कि एक तरफ की लूप बड़ी और एक तरफ की लूप छोटी। इसका मतलब ये 4 मिले तो ऐसे 4 ऑर्बिटल बने और इन चारों ने क्या किया, एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो गए। तो इनकी जो शक्ल बनेगी, 4 ऑर्बिटल्स बनाऊं और वो एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पर हों, यानी टेट्राहीड्रल शेप बनाएं, तो एक इल्यूजन कह लीजिए या अप्रॉक्सीमेट शक्ल कुछ इस तरह बनाई जाती है। अब इसमें 2 चीज़ें की गई हैं। पहली बात यह है कि मैंने सिर्फ मेजर लूप बनाई है और ये जो माइनर लूप थी, जाहिर सी बात है ये शक्ल बनानी वैसी मुश्किल है, तो ये माइनर लूप मैंने किसी की भी नहीं बनाई, सब में मैंने सिर्फ इनकी मेजर लूप बनाई है, यानी ये वाला हिस्सा बनाया है। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा कि जो आपके सामने 3 ऑर्बिटल्स बने, अगर मैं इन्हें ब्लू से दोबारा हाईलाइट करूं, ये एक, ये वाला, ये तो समझिए फ्रंट है, और एक जो ऑर्बिटल मैंने आधा बनाया, छुपा दिया, ये बैक साइड पर है। चूँकि ये बैक साइड पर है तो ये हमें आधा दिखाई दे रहा है। वजह उसकी ये है कि ये सारे एंगल्स 109.5 के हैं। तो अब ये तो शायद हमें लगें कि 109.5 के हैं जो मैंने अभी बनाया है, लेकिन जो मैंने छुपा कर बनाया है, आधा नज़र आ रहा है आधा नहीं आ रहा, यानी ये एंगल भी 109.5 का। तो एग्जैक्ट शक्ल इसकी बनानी मुश्किल है, तो हम ऐसे अप्रॉक्सीमेट शक्ल बनाते हैं और ये हम आगे भी बनाएंगे तो थोड़ी सी आपकी और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमें भी कोई बहुत नाप तोल कर और एंगल देख कर नहीं बनानी है, एक रफ सी शक्ल बनानी है, क्योंकि 3 डायमेंशनल शक्लें जो हैं वो बहरहाल एक्यूरेटली नहीं बनाई जा सकती। तो ये हो गया हमारा पहली टाइप, और उसके अंदर सारी ये बातें आ गई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको हैं, और अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो उसके अब जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे वो किस शक्ल में आपके सामने आएंगे। अब इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो अब मेरी दूसरी टाइप की बातें करना शायद ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको भी अंदाज़ा हो गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि इसमें 2 p और 1 s यानी टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप इसका नाम रखेंगे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ये कहलाएगी ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसी को देखते हुए आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। आप लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अब 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। 2p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस, अब टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 नहीं 3 होंगे, तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, फिर आप कहेंगे हर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? ईच हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 3 बनेंगे, तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2।
एंड इट कंटेन्स, अब क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स की कहानी हुई जिसमें एक एस है 2 पी हैं, तो एस का हिस्सा 3 में से एक यानी 1/3 हुआ, तो 33.33 एस कैरेक्टर और 66.66 पी कैरेक्टर। तो इसी डेफिनेशन से आपको अगली डेफिनेशन का भी अंदाज़ा हो रहा है। तो आइए देखें वो डेफिनेशन क्या हुई। Here the definition is, जैसा मैंने कहा, mixing of 1s and 2p orbitals to produce 3 hybridized orbitals is called sp2 hybridization. sp2 hybridization, let me correct the wording. This is sp2 hybridization. And then you say that each hybridized orbital is called sp2 hybridized orbital and contains 33.33% s character and 67% p character. अब वही लॉजिक लगाता हूँ जो वहाँ लगाई थी। जब 4 ऑर्बिटल थे, आपने कहा चारों एक जैसे हैं, चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे, तो टेट्राहीड्रल शेप बनेगा, एंगल 109.3 होगा। अब 3 है तो आप तीनों के लिए भी यही कहें, तीनों चूंकि एक जैसे हैं सर, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, तो अब क्या ज्योमेट्री बनेगी, हमने कहा इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज कर लेते हैं। पिछली दफ़ा जब हमने आपसे कहा था तो उसमें तीनों पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों एक्सेस इन्वॉल्व थे। इसलिए जो 4 नए ऑर्बिटल्स बने वो तीनों एक्सेस पर स्प्रेड हुए और 3 डायमेंशनल शेप बना। अब आप खुद कह रहे हैं कि 2 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। अगर वो पी एक्स और पी वाई एक्सिस के हैं और जेड एक्सिस वाला इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर जो शेप बनेगा वो एक्स और वाई प्लेन पर ही होना चाहिए, जेड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पी ऑर्बिटल ने तो हिस्सा ही नहीं लिया है। तो अब 3 एक्सिस पर, तो इससे हमें आसानी ये होगी कि बात समझानी और बनानी दोनों आसान होंगी। अब बात प्लेन पर है, कागज़ पर है, तो प्लेन पर एक्स वाई 2 एक्सिस होते हैं, उसमें अगर 3 चीज़ें बनानी हो जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हों, तो शेप कहलाता है प्लेनर ट्राइगोनल और एंगल होता है 120 डिग्री, क्योंकि प्लेन पर टोटल एंगल 360 है, जिसके 3 टुकड़े करें तो 120, 120, 120 है। ये पंखे की 3 परों की तरह का हिसाब बनेगा। पंखे के 3 पर प्लेनर ट्राइगोनल शेप में होते हैं, उनके दरमियान 120 डिग्री का एंगल होता है। ये बड़े आराम से बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं। दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन प्लेनर trigonal in planar trigonal geometry with angle 120 डिग्री। तो अब इधर क्या हिसाब हुआ, एक एस था, एक px था और एक py था। 3 ऑर्बिटल्स मिले और इन्होंने क्या बना दिया, 3 ऐसे ऑर्बिटल जो पंखे के परों की तरह 120 डिग्री एंगल, बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे बन गया। और चूँकि ये शेप बनाना भी बड़ा आसान है, तो हम इनमें हर एक की साइड लूप भी दिखा सकते हैं। तो जो माइनर लूप थी हर एक की, वो भी हमने दिखा दी। तो ये प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहलाती है। और इनमें ये एंगल जितने भी हैं, ये दीज आर ऑल 120 डिग्री, दीज आर 120 डिग्री। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी और आखिरी अब मेरे ख्याल में हमारे लिए समझने और बताने दोनों में आसान है, sp हाइब्रिडाइजेशन। आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। इसको डायगोनल कहते हैं 2 होने की वजह से, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप कहेंगे मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, और इसमें 50% एस और 50% पी कैरेक्टर होगा। तो आइए इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। Here we have mixing of 1s and 1p orbital to produce 2 hybridized orbitals is called sp hybridization. Each hybridized orbital is called sp hybridized orbital and it contains 50% s and 50% p character. How they should be arranged? They should be arranged in linear fashion. दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे, तो हमारा 180 डिग्री का एंगल है और एक ही एक्सिस पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो हम डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं इसके लिए कि you have 1s एंड 1px ऑर्बिटल बेसिकली। तो ये दोनों मिलकर हमें एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटी बड़ी लूप के साथ, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटी बड़ी लूप के साथ। तो खुद ब खुद दिस एंगल इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ द लीनियर ज्योमेट्री।
तो अब ये तीनों टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन बताने का मकसद ये हुआ कि अब हम जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे तो हम हर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये सिर्फ जज करना चाहेंगे कि उसने इन तीनों में से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की है। जो उसने हाइब्रिडाइजेशन की होगी वैसा शेप उसके मॉलिक्यूल का होगा। फ़र्ज़ कर लें अगर हमें पता चल जाए कि फ़ला मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है तो हम इस बिहाफ पर कहेंगे कि उसके मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहीड्रल होगा और एंगल 109.5 होंगे। उसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, प्लेनर ट्रायगोनल शेप होगा और 120 डिग्री होगा। उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन की लीनियर शेप होगा और 180 डिग्री का एंगल होगा। फ़िलहाल इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वो आगे की बात है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में p ऑर्बिटल 3 ही होंगे और s 1 होगा। हम ये कैसे फैसला करेंगे कि अब की दफ़ा तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, अब की दफ़ा 2 होंगे 1 नहीं होगा, अब की दफ़ा 1 होगा 2 नहीं होगा? तो देयर मस्ट बी सम रूल। तो ये आखिरी बात हमारे आज के लेक्चर की, जिसके बाद फिर हम एग्जांपल्स पर जाएंगे इंशाल्लाह, वो है कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी हम किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखकर ये कैसे फ़ैसला करेंगे कि उसके लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल हैं 1 s और 3 p, तो उसमें से क्या सारे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये फ़ैसला कैसे होगा? तो ये फ़ैसला होगा कंडीशन देखकर, और कंडीशन ये कहती है कि ऑल ऑर्बिटल्स इन दी लास्ट ऑर्बिट ऑफ central atom are involved in hybridization except, तो भाई बड़ा सीधा सा रूल बना दिया हमने, कह दिया किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सिवाय, यानी फर्स्ट रूल ये कि सब करेंगे। अब सब करेंगे सिवाय किनके, किनको मुझे हटा देना है? नंबर 1 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अगर उसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई ऑर्बिटल खाली नज़र आता है, खाली का मतलब है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो ना वो बॉन्डिंग करेगा, ना कोई उसे रिपेल करेगा, ना वो किसी को रिपेल करेगा, तो वो क्यों अपना शेप चेंज करेगा? तो एम्प्टी ऑर्बिटल आपने नहीं गिनना। और दूसरा है एन ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्डिंग। तो जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा, चूँकि पाई बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ओवरलैपिंग से नहीं बॉन्ड बनाता, वो पैरेलल ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे को बहुत ही माइनर से साइड से ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी रिपल्सन इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो एक दूसरे की शेप को चेंज कर सकें, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब है जब भी आपको हम कोई मॉलिक्यूल देंगे, जो अब हम देने जाएंगे एग्जाम्पल्स करेंगे, आप उसके सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर सिर्फ ये देखेंगे, अगर उसके पास लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 1 s और 3 p ऑर्बिटल होंगे, इसके अलावा तो कोई केस हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आपने ये देखना है इनमें अगर कोई ऑर्बिटल खाली है तो उसे हटा दीजिए, और अगर कोई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसे हटा दीजिए। फिर जो ऑर्बिटल बचेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, sp2 हो, sp हो, वॉटेवर। अब ये काम बताना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इन्हें एग्जाम्पल्स करेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें कितनी मुश्किल है और कितनी आसानी है। तो अब इंशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे अप्लाई करेंगे उन तमाम केसेस पर जो हमारे सिलेबस में है। थैंक यू।